हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग यहाँ पर संस्कृत शिक्षण शास्त्र के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। सबसे पहली बात, आज हम लोग थोड़ा संस्कृत शिक्षण शास्त्र को बेसिक से पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसमें हम लोग ये चीज़ें पढ़ेंगे कि जो संस्कृत भाषा है उसका जन्म कहाँ से हुआ है, और कुछ क्वेश्चन जो इस भाषा से रिलेटेड पूछे जाते हैं कि ये किस भाषा को बिलोंग करती है, इस भाषा से किन किन भाषाओं का जन्म हुआ है, संस्कृत शिक्षण शास्त्र पढ़ने के क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या हानियाँ होती है, ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। और कैसे रोजगार मिला है, वो सारी चीज़ें, संस्कृत के माध्यम से क्या क्या परिवर्तन हमारे जीवन में आए, वो सारी चीज़ें आज के सेशन में करेंगे, ताकि आज के ही सेशन में पूरा संस्कृत का बेसिक हमारा क्लियर हो जाए। देखो, सबसे पहले हम लोग यदि संस्कृत भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा जो है, इसे हम लोग देव भाषा के रूप में मानते हैं कि ये संस्कृत भाषा जो है हमारी देव भाषा है। देव भाषा मीन्स कि देवों के द्वारा जो प्रयोग की जाती थी भाषा, उसे हम लोग संस्कृत भाषा बोलते हैं। इसका जो जन्म है, मतलब हमेशा से ही सभी व्यक्तियों के द्वारा, सभी देवों भगवान के द्वारा संस्कृत भाषा का ही प्रयोग किया जाता था। लेकिन इसको आगे बढ़ाने का कार्य, इसको लोगों तक पहुंचाने का कार्य 19वीं सदी से स्टार्ट हुआ है। 19वीं सदी में विद्वानों ने संस्कृत को आगे बढ़ाने का कार्य किया। संस्कृत एक प्रकार से भारोपी परिवार की भाषा है। अब भारोपी परिवार भी भाषा का एक प्रकार है जिसमें भारोपी परिवार आता है। तो विश्व में प्रमुख, ऐसे तो बहुत सारे, लेकिन प्रमुख भाषाओं में से 5 भाषा परिवार जो है भारत के अंदर आते हैं, जिसमें पहला परिवार है भारोपी परिवार, दूसरा है द्राविड़ परिवार, तीसरा है हमारा एस्ट्रो एशियन परिवार, चौथा है हमारा चीनी तिब्बती परिवार, और पांचवा है हमारा ताई कदाई भाषा परिवार। देखो, इसमें क्या चीज़ें बताई जा रही है। सबसे पहली चीज़ तो कि संस्कृत एक प्रकार की देव भाषा है। पुराने ग्रंथों में यदि आप किसी भी ग्रंथ की बात करेंगे, उसमें संस्कृत से ही बातचीत की हुई है। ठीक है। 19वीं सदी से इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। उसके बाद यदि आप देखें तो विश्व में प्रमुख सारे भाषा परिवार हैं। आप ये मानकर चले कि अलग अलग तरीके से 100 भाषा परिवार यहाँ पर है, जिसमें 7,000 अलग अलग तरीके की भाषा बोली जाती है। उसमें यदि मैं पर्टिकुलर अपन भारत की बात करें, भारतवर्ष की बात करें, तो इसमें 5 भाषा परिवार भारत में बोले जाते हैं, जिसमें पहला भारोपी परिवार है, दूसरा द्राविड़ परिवार है, तीसरा एस्ट्रो एशियन परिवार है, चीनी तिब्बती परिवार है, और ताई कदाई भाषा परिवार जो है हमारे भारत में आते हैं। एक जस्ट मैं आपको ओरली आइडिया दे देती हूँ कि विश्व में प्रमुख भाषा परिवार कौन कौन से, तो ये 5 तो है ही सही। इसके अलावा एक हमारा आता है सूडानी भाषा परिवार, बंटू भाषा परिवार, अत्यंत दुश्मनी भाषा परिवार, मलय पामिशियर भाषा परिवार, ऑस्ट्रेलियाई भाषा परिवार, दक्षिण पूर्व एशियाई भाषा परिवार। इस तरीके से बहुत सारे भाषा परिवार यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। पूछे तो क्या जाएंगे, मेनली आपसे भारत का ही पूछ सकते हैं, भारत का, और उसमें पूछ सकते हैं संस्कृत किस भाषा परिवार का हिस्सा है। तो संस्कृत हमारा भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है, और भारत में सबसे ज़्यादा भारोपीय भाषा परिवार के ज़्यादा हैं। इसके अंदर इसका एक पार्ट है संस्कृत। इसके बच्चे यहाँ पर, मतलब इसके व्यक्ति जो है, इस भाषा को बोलने वाले, भारोपी भाषा को बोलने वाले व्यक्ति यहाँ पर ज़्यादा हैं। अब इसके भी 2 भाग हैं। भारोपीय भाग की बात करें, जिसे विश्व में सारी भाषा लैंग्वेजेस हो गई, उसके परिवार हो गए। फिर उसके बाद हमने भारत की बात करी, भारत में 5 परिवार हो गए। फिर 5 परिवार में जो संस्कृत है वो भारोपीय भाषा का हिस्सा है। फिर भारोपीय भाषा के भी 2 भाग हो गए। भारोपीय भाषा के भी 2 वर्ग है, जिसमें पहला आता है सतम वर्ग, और दूसरा आता है यहाँ पर केंटू वर्ग। एक आता है सतम वर्ग और दूसरा आता है केंटुम वर्ग। तो संस्कृत लैंग्वेज जो है वो किस ग्रुप के अंदर आती है, तो संस्कृत भाषा जो है हमारी सतम वर्ग के अंदर आती है। संस्कृत भाषा जो है सतम वर्ग का हिस्सा है। आपकी हिंदी भाषा भी भारोपी परिवार के अंदर सतम वर्ग का हिस्सा है। फारसी यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है, ठीक है, वो यदि लिथुआनियन लैंग्वेज बोल रहा है, तो वो भी भारोपी भाषा परिवार के अंदर सतम वर्ग का हिस्सा आता है। ठीक है। तो फिर ये चीज़ आती है कि कैंटुम वर्ग में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि हम जर्मन लैंग्वेज फॉलो करते हैं, ग्रीक बोलते हैं, लैटिन बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, ये हमारे कैंटुम वर्ग के अंदर आती है। ये बिल्कुल आपको बेसिक सी बातें बताई जा रही है संस्कृत के बारे में। तो स्टार्टिंग से जो भी अपन ने पढ़ा, उसमें यदि हमें कुछ भी याद करने को बोला जाए, तो संस्कृत भाषा को देव भाषा के रूप में माना जाता है, देवों की भाषा के रूप में माना जाता है। फिर हमने यहाँ पर देखा था कि 19वीं सदी से संस्कृत भाषा को जन जन तक पहुँचाने का कार्य शुरू किया गया। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च की गई, फिर लोगों को इसको समझाने का, पढ़ाने का प्रयास किया गया। तो 19वीं सदी से विद्वान जो है इसको पढ़ाने में, लोगों तक पहुँचाने में लगे हुए हैं। फिर विश्व में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती, जिसमें से 5 भाषा परिवार जो है भारत के अंदर आते हैं।
ठीक है, कौन कौन से रिवाइज कर लो, बिना देखे रिवाइज कर लो। एक सबसे पहले हमने पढ़ा भारोपी परिवार, फिर हमने दूसरा पढ़ा एस्ट्रो एशियन परिवार, तीसरा हमने पढ़ा द्राविड़ परिवार, चौथा हमने पढ़ा चीनी तिब्बती परिवार और पांचवा हमने पढ़ा ताई कदाई भाषा परिवार। ठीक है, ये 5 भाषा परिवार हो गए। अब संस्कृत जो है वो है भारोपी परिवार का हिस्सा। भारोपी परिवार के अंदर भी 2 वर्ग आते हैं। फिर आपसे और डिटेल में पूछ लिया जाए कि भारोपी परिवार के अंतर्गत किसका हिस्सा है, तो सतम वर्ग का हिस्सा है। और अंग्रेजी किसका हिस्सा है, तो वो भी सतम वर्ग का हिस्सा है। लेटिन, जर्मनी, ग्रीक, ये लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं, सॉरी अंग्रेजी लैंग्वेज जो भी है वो भी हमारा कैंटुम वर्ग का यहाँ पर हिस्सा है। ठीक है, एक बार मैं वापस से बता देती हूँ, सतम वर्ग में क्या आते हैं और कैंटुम वर्ग में यहाँ पर क्या क्या आते हैं। सतम में हमारा संस्कृत हो गया, हमारा हिंदी हो गया, हमको कोई बोल दे फारसी लैंग्वेज बोलना है तो वो भी सतम वर्ग का ही हिस्सा है। लिथुआनियन लैंग्वेज बोलना है वो भी सतम वर्ग का ही हिस्सा है। बाल्टिक लैंग्वेज बोलना है वो भी सतम वर्ग का हिस्सा है। तो फिर कैंटुम वर्ग में क्या क्या आता है, कैंटुम वर्ग में हमारी ग्रीक लैंग्वेज आती है, हमारी लैटिन लैंग्वेज आती है, हमारी जर्मनी की लैंग्वेज आती है, हमारी अंग्रेजी लैंग्वेज आती है। ठीक है, फारसी को आप सतम में रख दो, बाकी ग्रीक, जर्मनी, लैटिन लैंग्वेज जो होती है, अंग्रेजी जो होती है, वो हमारे कैंटुम वर्ग के अंतर्गत कंसीडर की जाती है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की हम लोग यदि बात करें, संस्कृत सतम वर्ग की भाषा है, हमने देख लिया है। संस्कृत का मीनिंग क्या होता है, तो संस्कृत को एक तरीके से संस्कार की हुई भाषा, मतलब कि संस्कार युक्त भाषा आप बोल सकते हैं। संस्कृत मतलब इसमें सारे संस्कार डले हुए हैं। जैसे कि आपने एक कॉमन सा एग्जांपल देखा होगा, इंग्लिश में हम लोग आप को भी यू ही कंसीडर करते हैं, किसी छोटे को बोलना है तो भी यू ही कंसीडर करते हैं, और आपको तुम बोलना है तो भी हम लोग यू ही कंसीडर करते हैं। लेकिन संस्कृत में तुम के लिए अलग शब्द प्रयोग होता है, आपके लिए अलग शब्द प्रयोग होता है, मतलब इसमें पूरे हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया है, किस तरीके से किस शब्द का प्रयोग कैसे करना चाहिए। तो ये बिल्कुल संस्कार युक्त भाषा होती है। ठीक है, अब संस्कृत का मीनिंग क्या होता है, तो आप यहाँ पर इस शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पर कर सकते हैं। यदि हम लोग क्र धातु में सम उपसर्ग लगाकर संस्कृत शब्द का प्रयोग किया गया, ये क्र धातु है, संस्कृत की क्र एक धातु है, इसमें सम उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पर लगाकर संस्कृत शब्द को बनाया गया है। ठीक है, चलिए अब हम संस्कृत भाषा का महत्व देख लेते हैं। संस्कृत भाषा का हमारे इतिहासों के हिसाब से क्या क्या महत्व है, हमारे जीवन में इस भाषा का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहली बात यदि हम लोग करें संस्कृत भाषा की, तो ये सबसे प्राचीनतम भाषा है। आप ऋग्वेद वगैरह संस्कृत भाषा में कहीं पर भी किसी भी शास्त्र की बात कर लें तो सबसे प्राचीन समय से इस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, इसका साहित्य भी बहुत ही ज़्यादा अद्वितीय है। आप इसकी उपलब्धि को नकार नहीं सकते हो कि संस्कृत भाषा कोई प्राचीनतम भाषा नहीं है। आप पुराने वेद पुराण सब देखोगे, सभी आपको संस्कृत भाषा में ही मिलेंगे। तो ये सबसे प्राचीन भाषा है। ठीक है, उसके बाद शास्त्रों की भाषा है। शास्त्रों में यदि हम लोग बात करें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि में, सभी में शास्त्रों में संस्कृत भाषा का ही प्रयोग किया गया है। बहुत व्यंग्यात्मक तरीके से भी किया गया है, जैसे कि नॉर्मली सभी लोग जो है पहले संस्कृत भाषा में ही कम्युनिकेट करते थे, तो हर तरीके से शास्त्रों की भाषा के रूप में हम इसे मान सकते हैं। तीसरा है एक तरीके से ये वैज्ञानिक व्याकरण है। तो संस्कृत भाषा का जो एक इतिहास रहा है वो अत्यंत ही वैज्ञानिक है। प्राचीन काल में पाणिनि हो गए, जितने भी हमारे संस्कृत के साहित्य के रचनाकार हो गए, उन्होंने हमेशा संस्कृत के माध्यम से ही अपने सारे रिसर्च वगैरह आपने किया। आपने देखा होगा कि हमारे भारतवर्ष में बहुत ही महान वैज्ञानिक हुए हैं, तो उन सब का जो काल रहा है वो संस्कृत काल ही रहा है। संस्कृत में ही उन्होंने अपने सारे रचना वगैरह करी है, व्याकरण का प्रतिपादन किया। तो एक वैज्ञानिक आप संस्कृत भाषा को महत्व दे सकते हैं। अन्य भाषाओं की जननी, आपने देखा होगा बहुत सारी अन्य भाषाओं का जो जन्म हुआ है वो संस्कृत भाषा से ही हुआ है। जैसे कि आप लोग यूरोपियन भाषा को ले लो, उसका जन्म भी हमारा संस्कृत भाषा से ही हुआ है। दक्षिण भारतीय जो भाषाएं हैं, द्रविड़ परिवार की जितनी भी भाषाएं, उन सभी भाषाओं का जन्म संस्कृत को लेकर ही हुआ है। संस्कृत से ही उन सभी भाषाओं का निर्माण हुआ है। संस्कारों की भाषा हम लोग इसको कैसे बोल सकते हैं, ये संस्कारों की भाषा कैसे है, तो इसमें आप देखेंगे कि हम लोग यदि भारतीय परंपरा के अनुसार देखें तो जन्म से लेकर मृत्यु तक कितने संस्कार बताए जाते हैं। ग्रंथों की यदि हम लोग बात करें तो 16 संस्कार बताए जाते हैं। ठीक है, मतलब कि टोटल 16 संस्कार होते हैं। मनुष्य को जन्म से लेकर अपने 16 संस्कारों का वर्णन करना होता है।
तो जितने भी हमारे 16 ही संस्कार है उन सभी का वर्णन संस्कृत भाषा में ही मिलेगा। तो संस्कारों की भाषा, ये संस्कार सारे आपको संस्कृत में ही सीखने को मिलते हैं। फिर अगला छठा पॉइंट है हमारा, सिक्स्थ पॉइंट या फिर षष्ठम पॉइंट है हमारा, प्राचीन भारतीय इतिहास का ज्ञान स्रोत। यदि आप प्राचीन भारत के इतिहास को जानना चाहते हैं तो वो भी आपको संस्कृत साहित्य से मिल सकता है, क्योंकि जितने भी ग्रंथ हैं, पुराण हैं, स्मृतियाँ हैं, वैदिक काल के जितने भी ग्रंथ हैं, सभी कुछ आपको ज्ञान जो है यहाँ पर संस्कृत भाषा में देखने को मिलेगा। तो प्राचीन भारतीय इतिहास का ज्ञान स्रोत भी आपको संस्कृत भाषा में ही मिलता है। तो यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है कि संस्कृत भाषा का कितना महत्व है। अगला है आधुनिक यूरोपियन भाषा के ज्ञान हेतु इस भाषा का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, हम कोई भी यूरोपियन भाषा को समझना चाहते हैं, जैसे कि एक भाषा है हमारी यूरोपियन भाषा, इन सभी भाषाओं का, यूरोपियन में जितनी भी भाषाएं होती है, 50 प्रकार की जो भाषाएं होती है, उन सभी भाषाओं का जन्म जो है संस्कृत से हुआ। जैसे हम लोग संस्कृत में लकार वगैरह पढ़ते हैं, धातु पढ़ते हैं, वैसे ही यदि आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो उसमें भी इसी तरीके से धातु वगैरह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यदि हम लोग यूरोपियन भाषा की बात करें तो उसमें भी धातु होती है जिनका जन्म संस्कृत से ही हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हैं कि आधुनिक यूरोपियन भाषा के ज्ञान हेतु भी हमें संस्कृत का ज्ञान होना आवश्यक है। बहुत सारी पुरानी भाषाओं जो है, इन सभी का जन्म जो है संस्कृत साहित्य से ही हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में यदि संस्कृत की बात करें कि संस्कृत का जो भारतीय संविधान में क्या महत्व है। संविधान में 22 भाषाएं हैं, संविधान में 22 भाषाओं को महत्व दिया गया है, उनकी चर्चा की गई है। उसमें संस्कृत का भी नाम है, संस्कृत को भी संविधान के अंतर्गत महत्व दिया गया है। और ये सारी ही भाषाएं किस अनुसूची के अंदर आती है, तो ये संविधान की जो 22 भाषाएं हैं उसमें 8वीं अनुसूची के अंतर्गत संस्कृत भाषा को भी स्थान दिया गया है। ये चीज़ें आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। एक पॉइंट और आप चाहे तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसमें ये चीज़ भी आती है कि कंप्यूटर की जो रहती, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हेतु भी संस्कृत भाषा का सबसे अच्छा योगदान रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है, ऐसा माना गया है कि आज से 20 से 25 वर्ष के बाद की भी अपन यदि बात करें तो जो संस्कृत लैंग्वेज है, वैज्ञानिक जो कंप्यूटर की कोडिंग करते हैं वो संस्कृत लैंग्वेज में करेंगे। क्योंकि यदि हम लोग कंपेयर करें इंग्लिश से तो संस्कृत में कोडिंग करना कंप्यूटर को बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। तो ऐसा माना गया है कि कुछ वर्षों बाद वैज्ञानिक भी अभी इस पर रिसर्च कर रहे हैं, क्या हम लोग कंप्यूटर की कोडिंग संस्कृत लैंग्वेज में कर सकते हैं क्या। तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट रहेगा भारतवर्ष के लिए, जहाँ से संस्कृत का जन्म हुआ है, कि आजकल कंप्यूटर की कोडिंग भी फिर हमारी संस्कृत लैंग्वेज के अंदर होने लगेगी। ठीक है, तो ये हमने संस्कृत भाषा के महत्व को शॉर्ट में देख लिया, क्योंकि ये पूरा एक चैप्टर था कि संस्कृत भाषा का महत्व क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट में आपको सारे ही पॉइंट समझा दिए। फिर भारतीय यदि हम लोग बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो संविधान में किस तरीके से संस्कृत को महत्व दिया गया, तो 22 भाषाओं की बात की गई, उसमें 8वीं अनुसूची के अंतर्गत संस्कृत भाषा को भी यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। चलिए, और यदि हम 2011 की जनगणना की यदि बात करें तो 14,135 व्यक्ति अभी भारत में ऐसे हैं जिनकी संस्कृत जो है प्राइमरी लैंग्वेज है, संस्कृत जो है प्रमुखता से वहाँ पर प्रयोग की जाती है। आप एक मेन यहाँ पर डेटा याद रख सकते हैं, 14,135 लोग जो हैं, जैसे हम लोग हिंदी में या फिर मालवी में कम्युनिकेट करते हैं या फिर नॉर्मल इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं अपनी मदर टंग के रूप में, तो वहाँ पर 14,135 लोग जो संस्कृत में बिल्कुल बातचीत करते हैं। उनका डेली रूटीन जो होता है, बात करने का जो तरीका होता है, कम्युनिकेशन का मीडियम होता है, वो संस्कृत होता है, प्राइमरी लैंग्वेज। सेकेंडरी लैंग्वेज की यदि बात करूँ, द्वितीयक भाषा की यदि मैं यहाँ पर बात करूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइमरी लैंग्वेज के लिए है 14,135 लोग इस भाषा में कम्युनिकेट करते हैं। द्वितीयक भाषा के रूप में आप लोग कंसीडर कर सकते हैं 12,34,931। ये एक फिक्स डेटा है 2011 की जनगणना के अनुसार कि 12,34,931 लोग संस्कृत भाषा में भी कम्युनिकेट करते हैं। जैसे हम लोग, हमारी हिंदी मेन लैंग्वेज होती है लेकिन फिर भी हम लोग इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं, वैसे ही 12,34,931 लोगों को संस्कृत भाषा का ज्ञान है, वो संस्कृत भाषा में भी बातचीत कर सकते हैं। और तृतीयक भाषा के रूप में आप मान सकते हैं 35 लाख लोग के लगभग व्यक्ति जो है हमारे संस्कृत भाषा को पूरे अच्छे तरीके से समझते हैं और उसमें बातचीत भी वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक डेटा हो गया 2011 की जनगणना के अनुसार। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं कि यदि संस्कृत साहित्य से, शिक्षण शास्त्र से कुछ क्वेश्चन बने तो आपके किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होंगे।
चलिए कुछ वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर नए होंगे उनको हम लोग यहाँ पर साथ के साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सारे ही क्वेश्चन आपके संस्कृत शिक्षण शास्त्र के पूछे हुए हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन हिंदी में ही लिखे हैं ताकि आप लोग हिंदी में आसानी से यहाँ पर आंसर कर पाओ। बाकी आपको वहाँ पर क्वेश्चन पेपर में संस्कृत में मिलेगा। देखो, विश्व में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती है, तो हमने देखा था कि 7,000 के लगभग हमारे भाषा बोली जाती है पूरे विश्व में। ठीक है, फिर हमने परिवार देखे थे, तो 20 के लगभग परिवार होते हैं पूरे विश्व में, 20 के लगभग परिवार है। फिर उसमें से 5 परिवार जो है भारत के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, 5 परिवार, 5 प्रकार के भाषा परिवार है जो भारत में बोले जाते हैं, जिसमें से हमने पढ़ा था भारोपी परिवार। फिर भारोपी परिवार के अंदर भी 2 ग्रुप आते हैं, जिसमें से हमारी हिंदी संस्कृत जो है, हिंदी जो है सतम वर्ग के अंदर आती है और इंग्लिश जो है कैंटुम वर्ग के अंदर आती है। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन वो सूची परिवार के बारे में ही पूछ रहा है कि भारत के प्रमुख भाषा परिवार, भारत के प्रमुख विश्व के प्रमुख भाषा परिवार। तो हमने देख लिया था कि कौन कौन से विश्व के भाषा परिवार है और भारत में कौन कौन से 5 भाषा परिवार आते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि संस्कृत किस भाषा परिवार से संबंधित रखता है, तो संस्कृत हमारा भारोपी परिवार का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखो, विभिन्न भाषाओं में साम्य एवं वैषम्य, फिर ब्लैंक दिया हुआ है, के आधार और अर्थ तत्व संबंधी आधार पर देखा जाता है। तो देखो, संस्कृत की विशेषताओं में बताया गया है कि संस्कृत की विशेषता है कि संस्कृत 2 भागों में विभाजित रहती है। संस्कृत कौन से 2 भागों में विभाजित रहती है, तो साम्य एवं वैषम्य आकृति मूलक आधार तथा अर्थ तत्व संबंधी आधार। जैसे कि आप संस्कृत पढ़ रहे हैं तो आप संस्कृत में वाक्य विन्यास देखते हो, सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हो कि सेंटेंस कैसे बनता है। ठीक है, कहाँ पर आपको कौन सा धातु लकार यूज़ करना है, कहाँ पर कर्ता कर्म आपको यूज़ करना है, तो वो आपका भाग हो जाता है। जैसे हम लोग इंग्लिश में ग्रामर बोलते हैं, साम्य एवं वैषम्य आकृति मूलक आधार होता है, जहाँ पर आप पूरा व्याकरण पढ़ते हो और उसका अर्थ क्या निकल रहा है। तो ये 2 भाग होते हैं किसी भी चीज़ को सीखने के। इंग्लिश भी सीखोगे, हिंदी भी सीखोगे तो आप ग्रामर सीखोगे, फिर उसका क्या अर्थ निकल कर आ रहा है, लोकोक्ति हो गई, मुहावरे हो गए, तो उनका क्या अर्थ निकल कर आएगा, तो अर्थ संबंधी। और पहला क्या हो गया, साम्य एवं वैषम्य आकृति मूलक। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका, आकृति मूलक। वहाँ पर एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करके, तो उसमें से आपको डिसाइड करना होगा कि यहाँ पर आएगा हमारा आकृति मूलक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, अर्थ तत्व संबंधी आधार पर वर्गीकरण करते समय हम किसका ध्यान रखते हैं, अर्थ के आधार पर हम लोग विभिन्न भाषाओं का यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो देखो, अर्थ तत्व संबंधी आधार पर वर्गीकरण करते समय अर्थ के आधार पर विभिन्न भाषाओं में समानताएं और असमानताएं यहाँ पर देखी जा सकती है। जब आप साम्य और वैषम्य आकृति मूलक की बात करोगे तब आप व्याकरण को देखोगे, और अर्थ तत्व संबंधी की बात करोगे तो आप वहाँ पर अर्थ के आधार पर समानताएं और असमानताएं देख पाओगे। अगला है, फ्रेडरिक मूलर ने भाषा परिवारों की संख्या किसके आसपास बताई है, तो 2 है यहाँ पर, एक फ्रेडरिक मूलर है और एक राइस है। जैसे कि बहुत संस्कृत साहित्य में इनके द्वारा बहुत सारा रिसर्च किया हुआ है। तो फ्रेडरिक मूलर ने बताया कि भाषा परिवार कितने हैं, सबने अपने अपने हिसाब से बताया कि भाषा परिवार 100 के लगभग है। ठीक है, फिर ऐसे ही राइस भी है, इसी के तरीके से राइस ने भी बताया हुआ है कि सब एक ही भाषा परिवार है, कोई अलग अलग नहीं है, सारी भाषाएं जो है एक ही भाषा परिवार का हिस्सा है, उसी से सभी भाषाओं का जन्म हुआ है। लेकिन यहाँ पर फ्रेडरिक मूलर आपसे पूछा गया है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100। फ्रेडरिक मूलर ने भाषा परिवारों की संख्या 100 के आसपास बताई है। और यदि हम लोग बात करें अगला कि विश्व के समस्त भाषा परिवारों के लिए एक ही भाषा परिवार की यहाँ पर बात की गई है, तो किसने बात करी है कि एक ही भाषा परिवार है, तो ये बात करी है राइस ने। राइस के अनुसार विश्व के समस्त भाषाओं के लिए केवल एक ही भाषा परिवार यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के सर्वाधिक लोगों द्वारा भाषा परिवार की भाषा बोली जाती है। भारत में सर्वाधिक लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, हमने देखा था भारोपी परिवार के सबसे ज्यादा यहाँ पर भारत के अंदर सदस्य है। ठीक है, भारोपी परिवार की भाषा को किन 2 वर्गों में बांटा गया है, तो एक तो हमारा सतम वर्ग में बांटा गया और एक कौन से वर्ग में बांटा गया है, कैंटुम वर्ग में बांटा गया है। सतम वर्ग में हमारी हिंदी आ जाएगी, संस्कृत आ जाएगी, फारसी आ जाएगी। ठीक है, और कैंटुम वर्ग में हमारी इंग्लिश आ जाएगी, जर्मनी आ जाएगी, फ्रेंच आ जाएगी। ये सारी हमारी जो है कैंटुम वर्ग का हिस्सा है। ठीक है, तो भारोपी परिवार की भाषाओं को सतम और कैंटुम 2 भागों में यहाँ पर विभाजित किया गया है।
अगला क्वेश्चन देखिए, लगभग ऐसी कितनी यूरोपीय भाषाएं हैं जिनका जन्म संस्कृत से हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि लगभग 50 ऐसी यूरोपीय भाषाएं जिनका जन्म संस्कृत से हुआ है। इसमें फ़ारसी में तो आप देखेंगे लकार वगैरह सब कुछ संस्कृत में होते हैं, वैसे ही शब्दों का प्रयोग वहाँ पर किया गया है। संस्कृत किस राज्य की द्वितीयक भाषा है? तो आप देखेंगे उत्तराखंड राज्य की द्वितीयक भाषा के रूप में, हिमाचल प्रदेश की द्वितीयक भाषा के रूप में संस्कृत का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2001 की जनगणना के अनुसार संस्कृत का प्रथम भाषा के रूप में बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो अभी अपन ने देखी थी 14,135 लोग जो संस्कृत को प्राइमरी लैंग्वेज, प्राथमिक भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला है, संस्कृत भारतीय पाठ्यक्रमों की सहायता से संस्कृत का प्रशिक्षण दे रही है। अल्पकालीन, दीर्घकालीन, मध्यकालीन, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने रखे होंगे एग्जाम में। संस्कृत भारती जो है अल्प पाठ्यक्रमों की सहायता से, अल्पकालीन मतलब कम समय में आपको पूरा ही संस्कृत शिक्षण, वहाँ पर संस्कृत साहित्य पूरा सिखा दिया जाता है। तो अल्पकालीन पाठ्यक्रमों की सहायता से संस्कृत का प्रशिक्षण देने का प्रयास करती है। कौन? संस्कृत भारती। आपने देखा होगा संस्कृत भारती की बुक्स आती है जिसमें हम लोग संस्कृत भी पढ़ते हैं, संस्कृत ग्रामर भी पढ़ते हैं, सब कुछ हम लोग वहाँ पर संस्कृत के बारे में जानकारी ले लेते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। संस्कृत साहित्य के प्रथम लिखित ग्रंथ का नाम बताइए कि जिसको संस्कृत में पहली बार लिखा गया था। आंसर आपका क्या होना चाहिए? ऋग्वेद। ऋग्वेद को पहली बार संस्कृत भाषा में लिखा गया था। स्त्रोत काल के साहित्य में किन किन चीज़ों की रचना हुई है? तो हम स्त्रोत काल की यदि बात करें तो वैदिक संहिता हो गई, उपनिषद हो गए, ब्राह्मण हो गए, आरण्यक हो गए, इन चारों जो है इनकी रचना जो है स्त्रोत काल में हुई है। ठीक है, कौन कौन से रिपीट कर रही हूँ? वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इन चारों की रचना स्त्रोत काल के साहित्य में हुई है। फिर स्मृति काल में के साहित्य में किन किन चीज़ों की रचना हुई है? तो स्मृति काल में रामायण, महाभारत, पुराण, वेदांग आदि जो है इनकी रचना जो स्मृति काल के साहित्य में हुई है। पाणिनि द्वारा व्याकरण के नियमों का प्रतिपादन किस काल में किया गया था? तो पाणिनि जो है उन्होंने व्याकरण के नियम प्रतिपादित किए थे वो लौकिक साहित्य काल में किए थे। वैदिक साहित्य काल होता है, लौकिक साहित्य काल होता है, स्त्रोत काल होता है, स्मृति काल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विषय, भाव एवं शैली के आधार पर संस्कृत साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखो हमने देखा था विषय, भाव और भाषा शैली के आधार पर यदि हम लोग बात करें तो नॉर्मली संस्कृत साहित्य को 2 भागों में विभाजित किया गया। एक वैदिक साहित्य होता है जहाँ पर वेद सबकी ग्रंथों की रचना है, और एक लौकिक साहित्य होता है। देखिए लौकिक साहित्य में इसमें हम लोग गद्य, पद्य वगैरह पढ़ते हैं, वो आप जो बुक्स वगैरह में पढ़ते हैं वो आपका एक लौकिक साहित्य कहलाता है। और वेद पुराण हम लोग पढ़ते हैं तो वो हमारे वैदिक साहित्य के अंतर्गत आता है। यजुर्वेद का एक भाग क्या कहलाता है? यजुर्वेद गद्यात्मक है। तो यजुर्वेद का एक भाग शुक्ल यजुर्वेद गद्यात्मक है। तो यजुर्वेद का एक भाग क्या हो गया? शुक्ल यजुर्वेद गद्यात्मक। वैदिक साहित्य में किसकी प्रधानता थी? तो वैदिक साहित्य में जो आप लोग बात कर सकते हैं, वैदिक साहित्य में रूपक की प्रधानता थी। रूपक अलंकार का बहुत अधिकता से वहाँ पर वर्णन किया गया है। किस साहित्य में अतिशयोक्ति का भरपूर वर्णन किया गया? तो लौकिक साहित्य जो है, लौकिक साहित्य के अंदर अतिशयोक्ति का, किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर हम बताते हैं ना, अतिशयोक्ति है, यहाँ पर अतिशयोक्ति हो गई है, अतिशयोक्ति से वर्णन किया गया है। कोई भी वाक्य होता है तो उसमें अतिशयोक्ति अलंकार हम लोग बताते, तो लौकिक साहित्य में अतिशयोक्ति का भरपूरता से प्रयोग किया गया है। पुराणों की रचना में की गई है। पुराणों की रचना आपको पद्य फॉर्मेशन में मिलेगी, जिसे हम लोग कविताओं के फॉर्मेट में पढ़ते हैं। तो पुराणों की जो रचना है आपको पद्य में मिलेगी। और लौकिक साहित्य की यदि हम लोग बात करें तो लौकिक साहित्य आपको गद्य में भी मिलेगा और पद्य में भी मिलेगा। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। संस्कृत साहित्य के प्रथम ग्रंथ का नाम ऋग्वेद है। स्त्रोत काल में किसकी रचना हुई है? तो अभी अपन पढ़कर आए, वैदिक संहिता है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, इनकी रचना वैदिक साहित्य में हुई। स्मृति काल में हमारा रामायण, महाभारत, पुराण, वेदांगों की रचना हुई है। फिर पाणिनि के द्वारा व्याकरण के नियमों का प्रतिपादन लौकिक साहित्य काल में किया गया था। फिर विषय, भाव और शैली के आधार पर संस्कृत साहित्य के 2 भाग हैं। एक वैदिक होता है जहाँ पर वेद पुराण की रचना होती है, एक लौकिक होता है जहाँ पर आप लोग गद्य पद्य में सब चीज़ों को अध्ययन करते हो। यजुर्वेद का एक भाग शुक्ल यजुर्वेद गद्यात्मक के गद्य के फॉर्मेट में है। वैदिक साहित्य में पद्य की प्रधानता आपको मिलेगी।
और किस साहित्य में, वैदिक साहित्य में आपको किसकी प्रधानता मिलेगी? वैदिक साहित्य में आपको रूपक की प्रधानता होती है। वैदिक साहित्य में रूपक की प्रधानता होती है। रूपक अलंकार का बहुत अधिकता से वर्णन है। और यहाँ पर किस साहित्य में अतिशयोक्ति का भरपूर वर्णन किया गया है? तो लौकिक साहित्य में अतिशयोक्ति का भरपूर वर्णन किया गया है। पुराणों की रचना किस में की गई है? तो पुराणों की रचना पद्य में की गई है। और लौकिक साहित्य आपको गद्य में भी मिलेगा और पद्य, दोनों ही शैली में आपको लौकिक साहित्य यहाँ पर मिलेगा। चलिए, तो हमारी ये संस्कृत की यहाँ पर सेकेंड क्लास कंप्लीट होती है। संस्कृत की एक क्लास आपको मिल चुकी थी जिसमें हमने कुछ 15 क्वेश्चन के लगभग किए थे। तो यदि आपने वो सेशन नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो सेशन को विजिट कर सकते हो। और ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आज अपन ने इसका थोड़ा बेसिक पढ़ा है, जिसमें संस्कृत साहित्य कहाँ से आता है, कहाँ से रचना हुई है, किस भाषा से बिलोंग करता है, ये सारी चीज़ें पढ़ी है। अगर इस पर व्यूज़ अच्छे रहे, यदि आप लोग डिमांड करते हैं, तो हम लोग कल से यहाँ पर संस्कृत विधियाँ और सब कुछ पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लग रहा है। और सेशन अच्छा लग रहा है और इसी तरीके के वीडियोस आप और भी चाहते हैं तो आप सेशन को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स भी हैं उनको भी आप इन्फॉर्म करें, ताकि सब लोग साथ में बैठ कर यहाँ पर पढ़ाई कर सकें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।